हमको अच्छा लगता है और सही है, इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा जीवन में। मेरे को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, पर अगर मैं डायबिटिक हूं तो गुलाब जामुन खाना मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मेरे को डिफरेंशिएट करना आना है और सही करना सीखना पड़ेगा। सही करना सीखना पड़ेगा। मेरे लिए पैसा अच्छा है, पर मेरे लिए पैसा सही है। मेरे लिए इंजीनियर बनना अच्छा है, पर मेरे लिए एक सुखी जीवन जीना अच्छा है। दोनों में मेरे को फ़र्क समझना है। तो देखिए क्या है, हम अगर आज बात करें जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो लोग समझ रहे हैं उनको नशे की प्रवृत्ति है, उनको लत लग गई है, वो बीमार हैं, तो पहली चीज़ तो मैं आपके माध्यम से, और सभी लोग वैसे काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि इट्स अ डिजीज़। धीरे धीरे प्रोग्रेस होके ये बीमारी का रूप ले लेती है, और जिस तरह से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, उसी तरह से ये बीमारी हो जाती है। ये बीमारी आपको जीवन पर्यंत रहती है। जिस तरह से डायबिटीज़ में आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, दवाइयाँ लेना है और खाने पीने पे ध्यान रखना है, उसी तरह से अगर आपको नशे की प्रवृत्ति है तो आपको नशे से दूर रहना है, अपनी लाइफस्टाइल बदलना है। ज़रूरी नहीं है दवाई लेना कि नहीं लेना, बट अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए अभी त्यौहार के सीज़न आएंगे, शादियों के सीज़न आएंगे, और मैं एक डायबिटिक हूँ और मैं दवाइयाँ खाना कम कर देता हूँ या मिठाई खाना बढ़ा देता हूँ और एक्सरसाइज करना बंद कर देता हूँ, तो मेरे को ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई एक इंसान है जो नशे की प्रवृत्ति में उतर चुका है, उसका जीवन पूरी तरह से ख़राब है, पर अगर वो अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा है तो उसको वो बदलाव उसके जीवन शैली में जो लाएगा, उसको पहली चीज़ तो नशे से दूर रहना है। दूसरी चीज़, अपनी जीवन शैली में जो बदलाव लाया है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज़ को वो छोड़ेगा तो वो वापस रिलैप्स की तरफ जा सकता है, वो वापस नशे की तरफ जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि आज की तारीख में हम पिछले करीब 20 सालों में, 25 साल में नशे की बीमारी को काफ़ी कुछ समझ चुके हैं और उसके इलाज भी अभी बहुत सारे हैं। और ये जिस तरह से अभी हमने बात करी, ये मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ हैं, इसके बहुत सारे तरीके से ये आपको पकड़ता है, तो इसीलिए इसके इलाज भी मल्टी फैक्टोरियल है। और दूसरा ये बिहेवियर है, जो बिहेवियर अगर हम रोज़ करते हैं तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो वो एक तरह का स्ट्रोक लगाता है, उसके लिए उसने सालों प्रैक्टिस करी है। कोई क्रिकेट का बॉल करने वाला है, फास्ट बॉल करता है, वो एक सिंगल स्टंप पे सेम जगह पिच करता है और सेम स्टंप को हिट करता है। व्हेन ही कीप्स ऑन डूइंग इट, हिज ब्रेन ऑल्सो चेंज इट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। और वो जो उसकी स्टाइल है वो वही कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ट्रेन करा है। इसी तरह से जब मैं नशे के माध्यम से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूं तो मेरे को इसको रीलर्न करना पड़ेगा। शायद मैं समझा पाया हूं, क्योंकि ये बिहेवियर अब मेरे दिमाग में बदलाव ला चुका है। जैसे कि एक ट्रेंड क्रिकेटर या गोल्फ खेलने वाला या बिलियर्ड खेलने वाला अपने हाथों को, उनके एक्शंस को दिमाग से कंट्रोल करता है, तो जिस तरह से वो बदलाव लाया है, उसी तरह से एक नशे की प्रवृत्ति में उतरने वाला इंसान अपने दिमाग में बदलाव लाया है, और वो बदलाव को उसको ठीक करना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो सेटल हो चुका है इंटरनल सिस्टम में। ये उसने सालों में अपने दिमाग को सिखाया है, तो उसको वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उसको सोच विचार भी बदलना पड़ेंगे। तो आज की तारीख में बहुत सारी अच्छे इलाज अवेलेबल हैं। जहाँ दवाइयाँ काम करती हैं वहाँ अच्छी दवाइयाँ हैं। जहाँ बिहेवियरल थेरेपिस्ट पहले इतने नहीं थे, क्योंकि हम बीमारी को समझते ही नहीं थे उतना, उसमें आज की तारीख में बहुत सारे बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो हु ट्राई टू गिव यू एन एग्जाम्पल। वो आपको समझाना चाहते हैं। जिस तरह से कोई एक कैंसर पीड़ित है और पहली बात उसको क्वेश्चन यही आता है कि कैंसर से मैं ठीक हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, पर जब वो लड़ के
सब तरह से जीतता है कैंसर पे, तो कहीं ना कहीं वो एक बन जाता है इंसान जो दूसरे लोगों को बता सकता है कि कैंसर से आप भी ठीक हो सकते हो। आपके क्वेश्चन कहाँ हुआ वो बता पाएगा, कैसे हुआ, क्या दवाई ली, दवाई के बाद मेरे बाल गए, कमजोरी आई, खून चढ़ाना पड़ा, कितने का इलाज था, कितने दिन बाद मेरे को खाना वापस खाना अच्छा लगने लगा। जब वो ये सब बात बता पाएगा तो आपको भी विश्वास होगा कि कैंसर से मैं भी ठीक हो सकता हूँ। इसी तरह से सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जो लोग पहले नशे में अपने आप को खराब कर चुके थे, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन खराब था, पर कहीं ना कहीं आज वो अपने आप को उससे दूर रखे हुए हैं, तो वो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो यदि किसी को छोड़ना है तो उसको सबसे पहले अपने आसपास का दायरा बदलना पड़ेगा। हाँ। अपना जो आसपास जिस तरह के लोगों के बीच में वो उठते बैठते हैं, हाँ। जहाँ रोज ये सब होता है, हाँ, सबसे पहले वो ग्रुप छोड़ना बिल्कुल, पड़ेगा और एक अच्छे सपोर्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा जो लोग समझा पाए। तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा यदि कोई ऐसे बिल्कुल। देखिए, आप बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। तो यदि हम 5 स्टेप किसी को दें कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं, इन केस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, जैसे आपने कहा कि छोड़ना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता, हाउ दे स्टार्ट। जैसे पहला स्टेप कि वो जो ग्रुप है स्वीकार तो सही। पहली बात तो ये मैं मानूं कि मेरे को प्रॉब्लम है, नंबर 1 इज दैट। सेकेंड इज दैट कि मैं उन लोगों के साथ उठे बैठूं जहां मैं उससे दूर रहूं, क्योंकि मैं जब उस सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा फिर तो मैं कंट्रोल में ही नहीं हूं, फिर मैं कंट्रोल में नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे को उस सिचुएशन से दूर रहना है। मेरे को हर समय ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मुझे रोक पाए, टोक पाए। और जब मैं और पॉजिटिव मूवमेंट जाऊंगा तो मैं उन लोगों के साथ उठ बैठ सकता हूं जो पहले नशा करते थे पर आज दूर हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में रिकवरी कम्युनिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी में देयर इज़ अ रिकवरी कम्युनिटी। वो बच्चे हैं या वो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो लोग नशा नहीं करते। उनकी पार्टी में शराब या नशा नहीं होता, उनकी पार्टी में दूसरी तरह से रिक्रिएशन करते हैं। वो खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, आर्ट थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कर सकते हैं। तो पहली बात मेरे को मानना है। दूसरी बात, मेरे को किसी न किसी से मदद लेना पड़ेगी, बिकॉज मैं एक बार कुएं में उतर चुका हूँ। तो कुएं में से बाहर निकलने के लिए मेरे को उसी से पूछना पड़ेगा जो पहले कुएं में से बाहर आ चुका है। जो ऑलरेडी कुएं में है उनके साथ रह के ये नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आई हैव टू फॉलो समबडी हु हैज क्लाइम्ड आउट ऑफ द वेल। आपने पुराने ज़माने, आज से 25 साल पहले कोयले की खदानों में से जो फंस जाते थे लोग, उनको बचाने वाले कौन होते थे? जो पहले बाहर निकल चुके, बिकॉज दे न्यू हाउ टू गो आउट ऑफ दैट। तो आज की तारीख में आपको उनके साथ है। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके हाथ पैरों में अकड़न होना, आपको नींद नहीं आना, आपको घबराहट होना, बेचैनी सी बनी रहना या डिप्रेशन में चले जाना, खाना नहीं खाना, इन सब के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत लगेगी जो आपको इन सब चीज़ों की दवाइयाँ दे पाए, शुरू में आपको विड्रॉल से बाहर निकाल पाए। तो नंबर 1 इज अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस कि मुझे ये प्रॉब्लम है। That will only come through awareness, जो हम बात कर रहे हैं आज। तो नंबर 1 कि वो माने कि प्रॉब्लम है। नंबर 2, जो ग्रुप जिसके कारण, जिसके साथ ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, उनसे दूर रहें। नंबर 3, नशे से दूर रहें। हाँ, नए ग्रुप्स में जाएं जो लोग नशा नहीं करते या जो लोग छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। एंड 4th, मुझे लगता है कि अपने डाइट का सबसे पहले ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। और फिजिकल हेल्थ में कुछ अगर नुकसान हो गया है तो उससे कंसर्निंग थेरेपिस्ट या मेडिकल पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन से कांटेक्ट करें। बिल्कुल।